बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सुल्तान उमर मल्ला से कहते हैं हम इस वक्त ख़त्म होने वाले थे तो हमने तमाम सदरान को साथ मिलाया और तमाम गिरें खोल दी। कुद्स के दरवाजे से तमाम अजीम फ़ौज वापस आ गई। सलाउद्दीन लापता है। मिस्र के हालात भी वाज़ेह हैं। हम इतने बेबस कैसे हो सकते हैं जब हम इतने ताकतवर थे? इंसान ऐसे क्यों गिर जाता है? ये सोच रहा हूँ मैं हैरान हूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा नियत में खोट था या फिर क्या मसला था जो ऐसा हुआ। तो उमर मल्ला कहते हैं सुल्तान, यकीनन हम में कोई ना कोई खामी होगी। इस रास्ते पर चलने वाला खुद को मुकम्मल कहता है तो वो गलत है। वाज़ेह सच्चाई है कि ये सब खुदा ने तरतीब दिया है। वक्त आने पर हम जिन रास्तों को बंद समझते हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसी दौरान इस्फहानी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान, मिस्र से काजी फाजिल आए हैं, आपके सामने पेश होने के इंतज़ार में हैं। तो सुल्तान कहते हैं मशहूर कलमकार फाजिल। तो शेर को कहता है जी हाँ सुल्तान, हम इनकी शोहरत से तो वाकिफ़ ही हैं। अपनी कम उम्री की वजह से ही वो रियासत के आला ओहदेदार की सफ़ में शामिल हैं। अवाम की नज़रों में उनकी बात का गहरा असर है। तो सुल्तान पूछते हैं क्या वो नए सफ़ीर के तौर पर आए हैं? तो शेर को कहता है नहीं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मगर उन्होंने कहा कि वो मिस्र और शाम के लिए यहाँ पर आए हैं। इस पर फौरन सुल्तान कहते हैं उसे अंदर आने दो। जैसे ही इजाज़त मिलती है तो काजी फाजिल सुल्तान के सामने खड़ा होता है और उन्हें कहता है कि मैं आपके सामने हाजिर होने के लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था। इस पर सुल्तान उन्हें कहते हैं कि मुश्किल वक्त में हमारे महल में आपको खुशामदीद। मैं इस दौरे पर हिकमत की तलाश में हूँ आपकी तरफ से। आपसे मिस्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। इस पर काजी फाजिल कहते हैं मेरा नाम काजी फाजिल है। मैं आपके सामने अपने तमाम अलकाबात को तर्क करने के मिस्र की सरजमीन के बेनामो बेशोहरत बेटे के तौर से पेश हुआ हूँ। मेरी कौम की एक आदत है, वो लोग इन अफवाहों से ला ताल्लुक़ हो जाते हैं जो कि इनके हुक्मरानों की तरफ से इन पर आती हैं। दरअसल ये बेहिसी नहीं, वो घबराते भी नहीं, क्योंकि वो लोग खुद को इस सरजमीन के हकीकी मालिक के तौर से देखते हैं जिस पर वो लोग रहते हैं। वो जानते हैं कि मोहर एक हाथ से दूसरे हाथ में गुस्ल के प्याले की तरह गुजरती है, लेकिन वो हमेशा बाकी रहती नहीं। वो जानते हैं कि अगर वो यतीम भी हुए तो भी मिस्र की सरजमीन के हुक्मरान इनकी बाप की तरह से ख्याल रखेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप मुझे अपने बेटे की तरह समझें। इस पर सुल्तान कहते हैं हम जानते हैं आप एक कलम कहार भी हैं और हम जानते हैं कि आप कलम के माहिर हैं, लेकिन हमने देखा तो आप तो खताबत के भी माहिर हैं। भरपूर अंदाज में आपने अपना बयान पेश किया बेटा, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो काजी फाजिल कहते हैं बाप बेटे की बातें खुफिया होती हैं सुल्तान। इस पर फौरी तौर से वहाँ पर उमर मल्ला शेर को और इस्फहानी के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाउद्दीन को बालन घोड़े पर सवार करवा कर आगे की तरफ रवाना हो रहा था और बालन खुद ही पैदल चल रहा था। इसी दौरान सलाउद्दीन अयूबी बेहोश हो जाते हैं और ये देखकर बालन उन्हें संभालने की कोशिश करने लगता है। एक तरफ हम देखते हैं कि शाम के महल में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं सियासी तौर पर दरगान ने बहुत बड़ी गलती की है, जहाँ पर इसका ज़मीर इसे परेशान कर रहा था। इसने सलेबियों के आगे खुद को झुकाया। अगर सलेबी कायरा में दाखिल हो गए तो इससे ऐसी तबाही का रास्ता खुलेगा जिसकी तलाफी सालों तक मुमकिन नहीं होगी। इस पर सुल्तान पूछते हैं कि आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि बादशाह मारेलेक और वजीर दरगान के दरमियान इत्तेहाद है? तो काजी फाजिल कहते हैं अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं पुर यकीन हूँ कि वो लोग यहाँ पर ज़रूर दाखिल होंगे। इन्हें दाखिल होने के लिए सुराग ज़रूर मिलेगा और वो इस मौके को ज़ाया नहीं करेंगे। इस पर सुल्तान कहते हैं तो आप चाहते हैं मैं अपने सिपाहियों को ख़तरे में डालूँ और आपका साथ दूँ? अच्छा तो मुझे बताओ, मैं शहवार के लिए ऐसा क्यों करूँगा? मैं कैसे जानूँगा कि कल को वो अपने मफादात के लिए मुझसे गद्दारी नहीं करेगा? क्या वो खलीफा जो अब सिर्फ एक कमज़ोर साया है, क्या वो मेरा साथ देगा? कायरा में मेरा जामिन कौन होगा? तो काजी फाजिल कहते हैं कि मेरे सुल्तान, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको मिस्र की आवाम की जानिब से यकीन दिलाता हूँ, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो। इससे पहले कि काजी कुछ और कहते, इस पर सुल्तान उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बातें जादू हैं फाजिल, लोग अल्फाज से एक दूसरे को महसूर कर सकते हैं, लेकिन
इस हालत और उम्र से मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ। मेरी याददाश्त इतनी मजबूत है कि मुझे याद है कि वो फातिमी ही थे जिन्होंने कुछ को सलेबियों के हवाले किया था। आलम इस्लाम को दरपेश मुश्किलात में इनका हिस्सा है। वो पागल काफिर पर भरोसा करके ये समझ रहे थे कि उन्होंने ये आफत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस रुसवाई को खुद उन्होंने अपने गले में डाल लिया। मैं ज़रूर मिस्र आऊँगा, लेकिन सलेबियों के नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए नहीं, बल्कि फातिमी रियासत को ख़त्म करने के लिए। इस पर काजी कहते हैं, मेरे सुल्तान, इसका भी वक्त आएगा, क्योंकि आलम इस्लाम में आप सिर्फ वाहिद हुक्मरान हैं जो ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप अभी मिस्र ना आए तो। इस पर सुल्तान कहते हैं कि रुक जाओ, मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रहा हूँ। मेरी राय और फैसला यकीनी तौर पर वाज़ेह है। जबकि अमीर सलाउद्दीन लापता है तो जंगी रियासत का मिस्र से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सहरा में बालन सलाउद्दीन का इलाज कर रहा होता है और होश में आते ही सलाउद्दीन फौरी तौर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो बालन पूछता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जख्मी हो? तो सलाउद्दीन उसे कहते हैं, ये शाम रास्ता नहीं जाता, तुम कौन हो? तो बालन कहता है, पुरसकून हो जाओ, मैंने तुम्हें इस कुएं से इसलिए नहीं निकाला था कि मैं तुम्हें पहाड़ी की चोटी पर मार डालूं। रास्ते में एक बहुत बड़ा सिपाहियों का दस्ता गुजर रहा था, इसलिए मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन की नज़र सलेबी सिपाहियों पर पड़ती है जो नीचे से जा रहे थे। इनके जाने के बाद सलाउद्दीन पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बालन कहता है, मैंने वादा किया था मैं तुम्हें सहरा में ले जाऊंगा। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं, मैंने इस ज़मीन पर बहुत से मुसलमानों को ईसाइयों की हिफाजत करते देखा है, मगर मुसलमान की हिफाजत करने वाला पहला ईसाई देखा है। मोहतात रहो, तुम्हें वतन बदर किया जा सकता है। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं जहाँ काज़ी फाजिल कहते हैं, सुल्तान, आपके हुक्म के सामने मेरी गर्दन सर तस्लीम खम है, लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र किया तो मैं आपकी इजाज़त के बगैर ही एक रूहानी तोहफा आपको देना चाहता हूँ। तो वो फ़ौरन से एक तोहफा निकाल कर सुल्तान की जानिब बढ़ा देता है, जो एक अंगूठी थी। सुल्तान उस अंगूठी को देखकर कहते हैं, मैं दस्तकारी के काम को थोड़ा बहुत तो समझता हूँ, ऐसा लगता है इसे मदीना के पुराने उस्तादों ने बनाया है। तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, यह इन सालों का कीमती असासा है जब कुछ मुसलमानों के लिए था और कुछ मुसलमानों ने फतह किया था। सलेबी हमलों के दौरान इसे मिस्री खानदानों से और काफरों से बरसों तक छुपा कर रखा गया है। आपके हाथ में ये अंगूठी फतह की निशानी है और हमारी मिस्र की कौम की जानिब से आपके फतह के ख्वाहिशात के बारे में ये आपको बार बार यकीन दिलाएगी। सुल्तान को ये कहकर काजी फाजिल वहाँ से जाने लगता है। तो सुल्तान कहते हैं, रुको फाजिल बेटा। दूसरी जानिब खलीफा की बीवी के सामने शमसा और बाकी खवातीन रक्स कर रही थीं। इसके बाद खलीफा की बीवी शमसा से कहती है, हमने सुना है जब से तरकान ने शहवार का तख्ता उलटकर हुकूमत संभाली है, किसी ने तुम्हारी मिस्र को आवाज़ नहीं सुनाई। क्या तुमने हमारे लिए भी नहीं गाया? शमसा कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने हल्फ से इस वक्त तक नहीं हटूंगी जब तक वजीर तरकान शहवार से किया गया मेरा मुआहदा ख़त्म या अमल नहीं करता, मुझे आज़ाद नहीं कर देता। मेरी आवाज़ मेरे हल्फ की कैदी है। खलीफा की बीवी कहती है, ये अफवाह है कि तुमने शहवार के एक माँ और बेटी के लिए ख़ुद को कैदी बनने की इजाज़त दी। तुमने अपनी आवाज़ को क्यों कैदी बनाया? इस कैद की कीमत क्या है? तो शमसा कहती है, इसको रोके बगैर कोई भी किसी भी किस्म की जोड़ तोड़ नहीं कर सकता। अफसोस की बात है इन लोगों के लिए जो अपने जौहर को नहीं जानते। जब इनके साथ सीधे हो तो वो सोचेंगे कि वो गुलाम है। इस पर खलीफा की बीवी कहती है, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, तुम्हारे जौहर की तरह तुम्हारा जिस्म भी आज़ाद हो। अगर खलीफा हजरत के पास पुराना इक़्तिदार होता तो तुम्हें इन जंजीरों से आज़ाद करवाना बहुत आसान होता, लेकिन अब वजीर से बात करना पत्थर से खून निकालने के मुतरादिफ है। हमारी दुआ है कि तुम्हें जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाए और हमारी दावत कबूल करने का तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर शमसा वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।